नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 2। और आज हमारा प्रोनाउन का पार्ट 2 है। कल हमने प्रोनाउन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक से, है ना? जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के 4 केसेस मैंने आपको बताया, उनका यूज़ मैंने बताया कि भाई उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। आज हम चीज़ों को जो मैंने कल चीज़ें बताई उन्हीं को पढ़ते रहेंगे। अ, बुक्स में उनको रूल का नाम दे दिया जाता है, ऐसा कोई वो रूल नहीं है। जो कल की चीज़ें हैं उन्हें ही इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अलग से ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है कि नहीं जी ये स्पेशल रूल यहाँ पे हो गए हैं। एक थंब अप ये कंफर्म करने के लिए कि ऑडियो विजुअल सब ठीक है तो मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूँ मेरे भाई। बताओ। जी, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड? जो मैंने नाउन बताई है सिर्फ वही आपको करनी है और नहीं करनी है। बताओ। चलो, देखो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था अभी जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं ट्राई करने हैं, क्योंकि नाउन के बहुत सारे रूल मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, या प्रोनाउन के बहुत सारे रूल भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। रूल है हमारा, वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, आप मुझे बताओ। वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? आप बोलोगे जो वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैंने बोला लेट एक वर्ब है, वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। बताओ। बहुत बढ़िया, क्विज में 10 में से 10 आए। देखो, क्लास करने का जितना फायदा है उतना ही फायदा टेलीग्राम पे क्विज लगाने का है। अगर आप टेलीग्राम पे क्विज नहीं लगाते हो तो फिर मतलब वो मेहनत खराब है फिर मेरी, ये ध्यान रख लेना। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो बस अब देखना जादू क्या है। रूल नहीं है ये, वर्ब्स तो वर्ब ही है, लेट एक वर्ब है, लाइक या तो प्रेपो है या वर्ब है, बिटवीन प्रेपो होता है, बट या तो होता है कंजंक्शन जहां पर बट प्रेपो है, एक्सेप्ट प्रेपो होता है, प्रेपोजिशन होता है, और सारी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ये तो वही बात हुई जो हमने कल पढ़ा, तो ये अलग से रूल नहीं है ना? मैं कल के रूल को आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ये कोई रूल नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, लेट एक वर्ब है इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लाइक या तो वर्ब है या प्रेपो है, और आपको पता है वर्ब या प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिटवीन प्रेपोजिशन है इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, और जहां पे बट प्रेपो है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, और सारी प्रेपोजिशन के बाद तो आता ही ऑब्जेक्टिव केस है। ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही। तो देखो, आप बोलोगे जी ऑल को चाहिए प्लूरल नाउन, तो ऑल माई फ्रेंड्स आया है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल इसलिए हैव आया है। हैव हेड को चाहिए वी थ्री प्लान वी थ्री आई है। फॉर प्रेपो है, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, बोलोगे द बर्थडे पार्टी, द आर्टिकल बर्थडे यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, पार्टी मेरी नाउन है, तो ये प्रेपो के ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय, उसके सिवाय सबने पानी पिया, उसके सिवाय सबने मेरी बात को सुना, है ना? उसके सिवाय सबने ये सब किया। तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है के अलावा, मतलब एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। ठीक है, तो मेरे सारे दोस्तों ने बर्थडे पार्टी के लिए प्लान किया था सिवाय उसके। एक्सेप्ट क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन है, प्रेपो है, और आपको पता है प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ पर हिम आएगा। बात समझन में आई? बताओ मेरे भाई, आई बात समझन में? नहीं आई? चलो,
एक्सेप्ट मतलब नहीं, हाँ को छोड़कर बोल सकते हो, के सिवाय, के अलावा, को छोड़कर, एक ही तो बात है, इसको छोड़कर, इसके सिवाय, इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सीक्रेट बिटवीन। बिटवीन क्या है? प्रेपो। प्रेपो के बाद यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। एंड के इधर अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई की जगह मी आएगा। अब यहां पर एक कंजंक्शन हमारा एंड आया है। एंड से रिलेटेड यहीं पे बता दूं चीजें या बाद में बताऊं? चलो मैं एडजेक्टिव वगैरह की क्लास में बता दूंगा, वैसे यहां थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। देखो, एंड है कंजंक्शन, कंजंक्शन करता है जोड़ने का काम, मतलब ये बिचौलिया है। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, बिचौलिया होते हैं। तो दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन एंड होता है, ये धोखाधड़ी नहीं करता किसी की। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आपको अपने शादी के लिए एंड जैसा बिचौलिया मिले। कोई धोखाधड़ी नहीं करता, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता। जैसा बेटी वाला पक्ष ऐसा ही बेटे वाला पक्ष, इसके अंदर छल कपट है ही नहीं। ये वो वाला बिचौलिया नहीं है जो एक रिंग के चक्कर में ना गलत लड़के को गलत लड़की से के साथ बंधवा देता है, वो लड़का नहीं है। कैसे? इसके दोनों तरफ सेम चीज होगी। पहली बात, अगर इसके इधर एक क्लॉज है, मतलब कि ये सब्जेक्ट वो पेयर है, तो इसके इधर भी एक क्लॉज आएगी, इसमें सब्जेक्ट वो पेयर होगा, और उस क्लॉज में भी सेम टेंस रहेगा, सेम टेंस। जो टेंस इधर है वही सेम टेंस इधर होगा। उस टेंस में भी सेम क्या होगा? उस टेंस का सेम आइडिया, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा। अगर इधर उसमें पॉजिटिव मीनिंग है, इधर भी पॉजिटिव मीनिंग होगा। अगर इधर निगेटिव मीनिंग है तो इधर भी निगेटिव मीनिंग होगा। ये तो हो गई कंजंक्शन वाली बात, अगर दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, अगर एंड दो क्लॉज को नहीं जोड़ता है, तो अगर ये जोड़ता है वर्ब्स को, ठीक है, तो मेरे भाई अगर इधर V1 तो इधर भी V1, इधर V2 इधर भी V2, इधर V3 इधर भी V3, इधर V4 इधर भी V4, अगर इधर V5 तो इधर भी V5, दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ेगा, है ना? कोई छल कपट नहीं करता है। एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है, इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। एंड के इधर, एंड अभी तो क्या भी जोड़ सकता है, एडजेक्टिव जोड़ेगा। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सेम डिग्री होंगी, इधर जो डिग्री होगी सेम डिग्री होगी, सेम डिग्री ही इधर होगी। मतलब एंड के दोनों तरफ सेम चीजें होंगी। कहने का मतलब आपको ये सब चीजें नहीं रटनी है। एंड हमेशा अपनी तरफ दोनों सेम चीजें रखता है। कैसे? दुनिया का सबसे वफादार है भाई ये। एंड के इधर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस है। कहने का मतलब इतना है। ठीक है, बताओ भाई, अंडरस्टूड? चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, बताओ। ओके, नबडी बट दे न्यू द ट्रुथ। अब यहां पे नो बडी बट के बाद दे नहीं आएगा, देम आएगा। नो बडी बट, यहां पर बट क्या है? यहां पर बट प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। भाई निक की जितना निगेटिव हो सकता है हो लो। सुबह सुबह आप अपने अंदर इतने निगेटिव थॉट लेके आ रहे हो, तो कैसा आपका पूरा दिन रहेगा? कैसा पूरा दिन रहेगा? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। लेट सी गो टू द मार्केट। मैंने बोला लेट क्या है? लेट वर्ब है। लेट वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी नहीं आएगा, हर आएगा। अरे मैं क्यों बता रहा हूं, इन्हें आप बताओगे। अब एक तो मैंने बता दिया, 2 3 4 इनके आंसर आप करोगे, इनके आंसर आप करोगे। यू ही सब्जेक्टिव केस होता है, यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो
सब्जेक्टिव केस है आई, ऑब्जेक्टिव केस है मी, एडजेक्टिव केस है माई, और पजेसिव प्रोनाउन है माइन। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, एडजेक्टिव केस योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। तो इसका दोनों केस सेम होते हैं, सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। बताओ। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, रोज। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर। कितनी बार बताऊं यार, फिर ना ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्रचार सा कर रहा हूँ, फिर हम सेल्समैन बन जाते हैं। इसलिए आपके फायदे के लिए जो चीजें की गई हैं, एक दो बार बता दो, बात खत्म, है ना। चलो। हाँ, बट के बाद सब्जेक्टिव केस हो सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। आप बोलोगे वी सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वी वन तो नहीं आती है। ये तो वी आर गोइंग होगा या वी आर गॉन आएगा। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने हम ही जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या है, टू के बाद वी वन आती है, और वर्ब के बाद की नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे चीजों को जोड़ना सीखो। टू के बाद सेलिब्रेट वर्ब है, सेलिब्रेटेड होता है वर्ब है, और वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। विद प्रेपोजिशन है, अब प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपो के बाद नाउन क्या होता है, प्रेपो के बाद नाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो क्या है, मानू मैं भी नाउन, आएगा इधर भी ऑब्जेक्ट ही। तो ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। बेसिकली ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, इस प्रेपो का ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऐसा होता है, अलग से कोई रूल नहीं है। ही प्रोबेबली वॉन्ट, वॉन्ट मतलब है विल नॉट, विल शैल, मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, बनो तुम अंग्रेज, जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए बन लो। मॉडल के बाद हमेशा वी वन आता है, तो केम नहीं आएगा, कम आएगा। एट ऑल बिटवीन प्रेपो है, यू ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम होता है, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट। सॉरी, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्टिव केस तो मानूंगा नहीं मैं, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। आप बोलोगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, ऑर्डर्ड वर्ब है वी टू, द पियोन उसका ऑब्जेक्ट है, टू लेट द बॉयज। अब लेट वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताओ पीएलई वाले क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत। तो सिद्धांत पियोन को बोलेगा या प्रधानाचार्य बोलेगा, बताओ। पियोन जो है, चपरासी जो है, उसको सिद्धांत बोलेगा या प्रधानाचार्य बोलेगा। आप बोलोगे जी प्रधानाचार्य बोलेगा, जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए बन लो। क्वेश्चन करने का तरीका होता है क्या, धीरे धीरे तुम्हें बनाऊंगा मैं नन्ना मुन्ना राई, इसे मैं नन्ना मुन्ना राई मेथड बोलता हूँ। द आर्टिकल बोलता है मुझे चाहिए नाउन, चलो नाउन प्रिंसिपल, पीएलई वाला भी होता है पीएल वाला भी होता है। ऑर्डर्ड वी टू, द पियोन उसको ऑब्जेक्ट है, टू के बाद वी वन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, एंड एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट, अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बोलोगे पियोन को ऑर्डर प्रधानाचार्य प्रमुख करेगा, सिद्धांत नहीं करेगा, तो मैंने पियोन यहां से समझ गया कि पीएल वाला आना चाहिए। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, अंग्रेज नहीं बनना है। अब हम देख लेते हैं बट, बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है।
अब हम कहाँ पे बट के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बहुत ईजी है समझना, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट कंजंक्शन भी होता है और बट प्रेपोजिशन भी होता है। जब बट कंजंक्शन होता है इसका मीनिंग होता है लेकिन। जब बट कंजंक्शन, लेट प्रेपो नहीं होता, लेट सिर्फ वर्ब होता है, लेट सिर्फ वर्ब होता है। जब बट कंजंक्शन होता है इसका मीनिंग होता है लेकिन, और जब बट प्रेपो होता है तो इसका मतलब होता है के अलावा, के सिवाय, को छोड़कर, ये मीनिंग होता है। कैसे पता लगाए बट कंजंक्शन है या बट प्रेपोजिशन? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर बट कंजंक्शन या प्रेपोजिशन है तो इसके साथ, सॉरी, अगर बट कंजंक्शन होगा तो यह दो क्लॉज को जोड़ रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब पेयर होगा, सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है। किसने बोला बट सिर्फ कंजंक्शन होता है? बट प्रेपो भी होता है। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन हो गई, टू कॉल हिम, ये बट है। आई सब्जेक्ट, डोंट हैव वर्ब, क्लॉज टू। तो यहां बट ने दो क्लॉज को जोड़ा है। जब सेंटेंस में दो क्लॉज हो और बट आए तो बट वहां पर कंजंक्शन होता है। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत? यहां पर बट, नन बट, बस इतना याद रख लो। बट प्रेपोजिशन कहां होता है? जब भी बट प्रेपो होगा, बट से पहले सिर्फ और सिर्फ कोई नाउन प्रोनाउन आएगी, सिर्फ कोई नाउन प्रोनाउन होगी, सिर्फ और सिर्फ कोई नाउन प्रोनाउन होगी। अब बट से पहले सिर्फ एक प्रोनाउन है, इसका मतलब यहां वाला बट प्रेपो है। बताओ, मुश्किल है क्या पहचानना? अगर बट से पहले सिर्फ कोई नाउन प्रोनाउन है तो बट प्रेपोजिशन है, अगर तो क्लॉज को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन है। दोनों चीजें मत देखो, इतना देख लो, बट से पहले सिर्फ नाउन प्रोनाउन, बट प्रेपोजिशन है, नहीं तो बट कंजंक्शन है, नहीं तो बट कंजंक्शन है। बताओ। ये फैशन है, अब ये करली हेयर का फैशन चल रहा है, तो हमने, यहाँ हमने यार पैसे वैसे खर्च किए हैं इतने, और आप ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बाल कराने के लिए हमने पैसे खर्च कर दिए हैं। अरे यार, तुमने तो हमारे पैसे मिट्टी में मिलवा दिए इसका मतलब। चलो, आपको सिर्फ पहचानना है कि बट कहाँ पे प्रेपो है, कहाँ पे कंजंक्शन है। प्रेपो जो है, मैं प्रेपोजिशन को शॉर्ट में प्रेपो बोल देता हूं। बताओ, वो ट्री आएगा, ट्रीज आएगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पढ़ाऊंगा। बताओ भाई, तुमने तो हमारे पैसे ना बर्बाद करा दिए इसका मतलब। बताओ, तीन सेंटेंस, बट कहाँ पे कंजंक्शन है, कहाँ पे प्रेपोजिशन? नॉट एडवर्ब होता है। ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे, सब जब एडवर्ब आएगा तो तब आपको पता लगेगा, अच्छा नॉट एडवर्ब हुआ है, जब पता लगेगा तुम्हें। ठीक है। बताओ। आप बोलोगे सी इज सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, लेक्स वर्ब है। इतना देखना था, अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब आ गया क्लॉज, इसका मतलब बट यहां पर कंजंक्शन है, और जब भी ये कंजंक्शन होगा तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। तो अब यहां पर वर्ब नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, अब सी आएगा। चीज को समझना बहुत आराम से, कैसे?
आपको पता लगा बट से पहले सिर्फ नाउन नहीं है, वो भी है, इसका मतलब बट कंजंक्शन है। जब बट कंजंक्शन होगा दो क्लॉज को जोड़ेगा, मतलब दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर होंगे। एक सब्जेक्ट वर्ब पेयर, यहां ऑब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब पेयर आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब पेयर आएगा। ठीक है। ही वर्कड, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, इसका मतलब ये वाला जो बट है वो कंजंक्शन है। तो अब ये क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब पेयर होती है, ये वर्ब है V2, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, यहां पर ही आएगा। ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल्ड द टेस्ट, उसने मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया। एवरीवन बट से पहले सिर्फ प्रोनाउन है, इसका मतलब ये वाला बट प्रेपो है, और अगर प्रेपो है तो ऑब्जेक्ट लेगा। बट कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, और प्रेपो है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। अब मैं यूज ऑफ इट आपको बता देता हूं थोड़ा सा, भाई इट का इस्तेमाल, क्योंकि फिर मैं आपको इट और दिस दोनों के इस्तेमाल में अंतर समझाऊंगा। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग जानवर के लिए होता है, मैंने आपको बताया। निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, शिशु या देश के लिए होता है, नवजात शिशु के लिए होता है। और इट का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल दे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्री क्लियर हुआ है जायसवाल जी, इस बार मेंस भी होगा। ठीक है। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब बताओ दिस आएगा इट आएगा, आ सुपर पावर, दिस आएगा इट आएगा। आप बोलोगे जी अब सुपर पावर कौन है? अमेरिका। मैंने बोला देश के लिए हम इट का यूज करते हैं, दिस नहीं है। मैं अभी आपको दिस और इट में अंतर समझा रहा हूं, कहां पे दिस का इस्तेमाल होता है, कहां पे इट का। ठीक है। नवजात शिशु, जानवरों के लिए, देश, कंट्री, इन सब के लिए इट का इस्तेमाल होता है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। तो श्रीलंका और पाकिस्तान जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। इट का प्लूरल दे होता है, तो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। आई हैव अ पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग। बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स पर कौन भौंकता है? मेरा पेट डॉग भौंकता है। अब मैंने बोला जानवर के लिए मैं इट का इस्तेमाल करता हूं, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। अंडरस्टूड? बताओ। द बेबी इज क्राइंग दिस ईयर, इट मस्ट बी हंग्री। तो द बेबी इज क्राइंग, दिस तो नहीं आएगा, इट आएगा। या आप यहां पर देखो, यहां बेबी से जेंडर क्लियर नहीं है, बेबी है मेल है फीमेल है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो बेसिकली तो इट आता है। लेकिन मैं अपना एक क्वेश्चन गलत कर देता हूं, मैं ही का इस्तेमाल ही करूंगा। मैं नवजात शिशु, तो जो सबसे सुंदर रूप है प्रकृति का, है ना, जिसके अंदर कोई 1% भी, 0.1% भी पाप जिसके अंदर ना हो, मानवता की सच्ची मूर्ति नवजात शिशु होता है, उसके अंदर कोई पाप द्वेष नहीं होता है, और उसको आप निर्जीव बता रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन गलत होता हो जाओ, मैं इसके लिए ही का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये ठान के गया था अगर नवजात शिशु के लिए क्वेश्चन आया तो मैं इट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ही का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्वेश्चन आया नहीं मेरे लिए, तो मैं जानते हुए गलत करता इस क्वेश्चन को। मतलब ये मेरी खुद की थिंकिंग थी कि मैं जानते हुए इस क्वेश्चन को गलत करूंगा, है ना, मेरी खुद की थिंकिंग थी। इट का इस्तेमाल होता है लेकिन मैं बोलता हूं भाई मैं तो ही का करूंगा। ठीक है। ओके। दीज बुक्स आर वेरी हैवी, तो बताओ दे आएगा, दीज आएगा, बिलोंग टू द टू माई ब्रदर। आप बोलोगे जी दीज बुक्स आर वेरी हैवी, दे बिलोंग्स टू माई ब्रदर, दीज नहीं आए। ठीक है। ओके। बाकी इट का जो प्रयोग होता है वो टाइम, डे, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए होता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे।
ऐसे हम समय और इन सब चीजों को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। बताओ। ओके। हाँ, इंग्लिश बहुत कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज, ये अभी आप नहीं समझोगे। ये रूल मुझे समझाना था, मैं यहाँ आना चाह रहा था इट का इस्तेमाल समझा के आपको। जेरेंड वाला रूल अभी आप नहीं समझोगे, जब आप वर्ब एडवांस पढ़ोगे तब समझोगे। इट का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए होता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए होता है, जोर डालने के लिए होता है। जैसे मैंने बोला इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक, इट वॉज ही मैंने बोला, ये वह था जिसने गलती करी है। तो मैंने इस ही पर, देखो ये कोई व्यक्ति है, इसने कुछ गलती करी है, अब मुझे सबको नोटिस करा रहा है इसने करी है गलती, इसने। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है गलती क्या हुई है, इंपॉर्टेंट है करी किसने है। तो मैं जो डाला ये, यही है वो जिसने गलती करी है, ये था जिसने गलती करी। इट वॉज ही का मतलब है वो ये था जिसने गलती करी है। तो जब आप किसी नाउन प्रोनाउन पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं तब आप इट का इस्तेमाल करते हो। प्रेजेंट में इट इज और पास्ट में इट वॉज का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, तो यहीं से हमारा अब थोड़ा सा दिस और इट में आप अंतर समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। यहां से थोड़ा सा दिस और इट में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या की पहचान या परिचय या समीपता बताने के लिए होता है। यह तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के आप क्या करा रहे हो, उसके पहचान करा रहे हो, परिचय दे रहे हो, एक ही बात है। या तो पहचान करा रहे हो, परिचय दे रहे हो। पूजा राज गुड़िया, अच्छा क्वेश्चन आपका, आऊंगा मैं वहां। अभी थोड़ा सा यहाँ दिस इट में अंतर बता दूं, वापस वही रूल बताने के लिए तो मैंने इट का यूज बताया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका, थोड़ी सी देर वेट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा अभी। यह समीपता बतानी हो, दिस दैट, दैट का प्रयोग भी पहचान परिचय बताने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा दूरी बताने के लिए होता है। भाई फोन देना अपना। तुम्हें नहीं पता है क्या गैजेट है, मैंने बोला दिस इज अ फोन, मैंने तुम्हें परिचय बता रहा हूं। अब देखो दो फोन है, एक पास है एक नजदीक है, ठीक है, एक पास है एक नजदीक। ये वाला फोन पास है मेरे, देखो मेरे पास है, तो मैंने बोला दिस फोन, क्या बोलूंगा, दिस फोन। ये वाला दूर है, मैं बोलूंगा दैट फोन, दैट फोन। जब हम, अब देखो, अब ये दोनों है, अब मैं दिस दैट नहीं कर सकता, अब इनमें थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो मैं बोलूंगा दिस फोन, ये पास है, दिस फोन, अब मैं बोलूंगा दैट फोन। तो दिस दैट में सिर्फ इतना सा अंतर है, दिस बताता है डिस्टेंस कम है और दैट बताता है ज्यादा है। बता, ठीक है। दिस समीपता को बताता है, दैट दूरी को बताता है, चीजें एक हो, अगर एक से ज्यादा हो, दिस फिंगर, दैट फिंगर। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, दीज फिंगर्स, दोज फिंगर्स। एक से ज्यादा चीजें हों तो सिंगुलर के लिए, नजदीक के लिए दीज आता है और दूरी के लिए दोज आता है, आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, दिस इज अ बुक, मैं परिचय दिखा रहा हूं, ये बुक है, दिस इज अ पेन, जब मैं परिचय देता हूं उस सेंस में आता है। इट का प्रयोग आपका डिस्टेंस और ये सब बताने के लिए हो जाता है। अब यहां तक तो ठीक है, अब असली रूप तो यहां पे आता है। हाँ, हाँ, चलो ये भी साथ के साथ देख लो। जो दिस दैट दीज दोज होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकती है ना, तो इसलिए दिस दैट दीज दोज जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो तो उनके बाद नाउन आ सकती, इट प्लस नाउन नहीं आ सकती, क्योंकि इट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होता है, इट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होता है। तो
इट बुक इज माइन गलत हो जाएगा, दिस इट इज माई बुक होगा। आप ये बोल सकते हो दिस बुक इज माइन। दिस के बाद नाउन आ सकती है, इट के बाद नाउन नहीं आ सकती। अंडरस्टूड? वो ऐसा है कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव है तो अपने बाद नाउन ले सकते हैं, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इट सिर्फ प्रोनाउन होता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव में वापस से पढ़ाऊंगा इसे भी। यहां ये बात आई तो मैंने आपको बता दिया है। ये है, ये रूल मुझे पढ़ाना था, क्वेश्चन यहां से आता है। इट का मैंने यूज आपको इसलिए बताया जिससे कि मैं आपको ये रूल बता सकूं। और अब आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी एक गुड़िया ने पूछा था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं आया। ऑब्जेक्ट किस किस के होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं या तो होते हैं प्रेपो के या होते हैं वर्ब के। और वर्ब भी जब कोई वर्ब हो, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मेरी वर्ब है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मेरी होती है इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये मेरी लिंकिंग वर्ब भी का भी काम करती है। अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं आती है तो इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद लिंकिंग वर्ब आए तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएगी। और ये कोई रूल नहीं है, मैं समझाता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। इट वॉज हर नहीं होगा, इट वॉज सी होगा। इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई होगा। इट वॉज अस नहीं होगा, इट वॉज वी होगा। अब आप बोलोगे सर जी अभी आपने बताया लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या चक्कर है, हेल्पिंग वर्ब का क्या चक्कर है। मैंने बोला आई एम अ टीचर। अब मैंने बोला आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। दो सेंटेंस आपके सामने है, तो दोनों में ही मैंने एम का इस्तेमाल किया। अब दोनों में हम अंतर समझते हैं। ये सब्जेक्ट है, सबको पता है। मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट नहीं होगा कि सर जी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। यहां पर भी एम आया है, यहां पर भी एम आया। जब भी इजएमआर वॉज वर के बाद मेन वर्ब आ जाए तो इजएमआर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। वहां तक तो कोई एतराज नहीं है। इजएमआर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी आ जाए या वी3 आ जाए तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब इजएमआर वॉज वर अकेली सेंटेंस में आए तो इसका मतलब यही मेन वर्ब है, और तब ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कहने का मतलब है अगर इज, नीचे लिखता हूं, अगर इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आती है वी3 या आती है आईएनजी, तो ये वाले जो इज एम आर वॉज वर है, ये इज एम आर वॉज वर जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। तो प्लस इनके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, ये कोई सी एक मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं पर अगर इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आए कोई नाउन या आए कोई एडजेक्टिव, तो ये जो मेरी इज एम आर वॉज वर है ये मेरी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब लिंकिंग वर्ब नाम क्यों दिया, और इसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। और ये रटने की चीज नहीं है, दोनों चीजें अभी आपको मैं समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? आप बोलो आई एम अ टीचर। टीचर कौन है? टीचर कौन है बता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी मैं आपको अंतर समझाऊंगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक।
जो किसी चीज में कुछ ऐड करे, जो किसी चीज में कुछ ऐड करे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट में ऐड करे। टीचर कौन है? आई ही टीचर है। ये टीचर आई के बारे में बता रहा है, ये तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। आई ही टीचर है, सब्जेक्ट ही टीचर है, तो यहां वाला टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसलिए सब्जेक्टिव केस आता है। नाउन है तो सीधा सीधा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, सब्जेक्टिव केस आया। ठीक है, ओके। यहां आई ही टीचर है, सब्जेक्ट ही टीचर है, तो सब्जेक्ट के बारे में टीचर को बताया गया। आई के बारे में टीचर ने बताया कि आई एक टीचर है, सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब नाउन है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन होता, बताओ, तो मैं ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा। अभी समझाऊंगा। आई एम टीचिंग यू, आई अलग व्यक्ति है, यू अलग व्यक्ति है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, मैं अलग हूं, तुम अलग हो। आई सब्जेक्ट ने टीच करने का एक्शन किया, उस एक्शन को रिसीव तुमने किया। डूअर होता है सब्जेक्ट, क्लास 1 में बताया था डूअर, और रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। तुम रिसीवर हो, तुम ऑब्जेक्ट हो। एक्शन हुआ है टीचिंग का, किया किसने? आई ने, तो आई सब्जेक्ट। रिसीव किसने किया? यू ने, यू ऑब्जेक्ट। तो इजेमार वॉजवर के बाद या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, पहचानने की जरूरत भी नहीं है। अगर मेन वर्ब आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर इजमार वॉजवर के बाद आईएनजी या वी3 आ जाए, अगर आईएनजी वी3 नहीं है, इजमार वॉजवर के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तुरंत बाद। ठीक है, नहीं, मॉडल हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब इजमार वॉजवर बी हो सकती है, इजमार वॉजवर और बी के रूप में लिंकिंग वर्ब आती है। अब ये बात मैं आपको यहां समझाता हूं वापिस से। इट वॉज सी, जो बोला ना ये सी थी, सी को ही आपने इट बोला है, सी के बारे में ही इट बोला गया। ये सी थी, ये वो थी जिसने पार्टी हमारे लिए अरेंज की थी। बताओ, मैंने बोलो ये वो थी जिसने पार्टी अरेंज करी, तो इट मतलब ये, और सी और इट दोनों एक ही हैं। आपने सी को जोड़ डालने के लिए ही इट बोला है, उसको ही आपने इट बोला है। ठीक है, अंडरस्टूड है। मॉडल के बाद हमेशा वी1 आएगी ही आएगी। जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद मेन वर्ब जरूर आती है। मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकते, उनके बाद मेन वर्ब भी आती है। जो जितने मेरे मॉडल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, इसलिए मॉडल के बाद हमेशा वी1 आती है, हमेशा वी1 आती है। चलो, इट वॉज आई हु डिड इट। अब भाई कौन था जिसने किया? इट ही आई है। आप आई को जोर डालने के लिए इट बोल रहे हो, ये वो था जिसने किया, ये वो था। अब ये तो होगी समझने वाली बात। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो एक्शन को रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट है। अब आप मेरे को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, आप मेरे को बताना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट है। सी हेल्प्ड मी और सी इज माई फ्रेंड, बताओ क्या होगा? इंग्लिश अनंत है, किसने बोला इंग्लिश अनंत है? इंग्लिश बहुत, हिंदी से कम रूल इंग्लिश में है, हिंदी से आसान इंग्लिश है। इंग्लिश हिंदी से आसान है।
अगर मैंने हिंदी भी पढ़ी है, मैंने हिंदी वाले एग्जाम भी दिए, तो मैंने मजबूरी में हिंदी भी पढ़ी है, तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं इंग्लिश हिंदी से आसान हो, इंग्लिश हिंदी से आसान होती, क्योंकि मैंने दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लिंकिंग वर्ब भी समझ में आएगा, समझना बहुत आसान है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद क्या आपको V3 दिखी, क्या आपको VING दिखी? आप बोलो जी नहीं दिखी, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अब बताओ इससे आसान क्या होगा? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ING है, नहीं है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है, बस इतना आसान है। सी इज माई फ्रेंड, यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पता कैसे चला? माई फ्रेंड कौन है? माई फ्रेंड ही सी है, सब्जेक्ट ही माई फ्रेंड है, सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है, कई और के बारे में नहीं बताई गई। सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी गई है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। अब सी हेल्प्ड मी, सी सब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब है, वर्ब V2 है, एक्शन हो गया, यहां पर एक्शन हो गया मेरे भाई। हाँ, मेन वर्ब बोल सकते हो, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, इज एम आर वॉज वर्ब जहां मेन वर्ब हो वहीं लिंकिंग वर्ब है वो। अब आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, क्यों? सी अलग व्यक्ति है, मी अलग व्यक्ति, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या सी मी एक हो सकते हैं? सी अलग व्यक्ति है, सी अलग व्यक्ति, ये सी है और ये मी है। सी हेल्प मी, सी ने एक्शन किया मदद करने का, मैंने उसे रिसीव किया। सब्जेक्ट होता है डूअर, रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, तो यहां वाला मी ऑब्जेक्ट है। ये तो होगी थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में समझना चाहते हैं और जिनको समझना है ही नहीं। भाई इट ही लगाना है, वो कह रहा हूं मेरा क्वेश्चन गलत हो मैं तो इसलिए ही लगाता हूं, नवजात शिशु के लिए इट लगाना है, इट लगाना है। वो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं यार कि मैं नहीं लगा सकता ही, और कितना स्पष्ट बताऊं, बहुत क्लियर बोलता हूं। मैंने बोला नवजात शिशु के लिए इट का इस्तेमाल करना है, अगर ही आया है तो गलत मत मानना, है ना। ऑप्शन में ही इट दोनों है तो इट को प्रायोरिटी देंगे, मैं नहीं दूंगा, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल चॉइस है। बात तो समझ रहे हो? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते, एक व्यक्ति सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बन सकता। एक केस में बन सकता है, रिफ्लेक्सिव केस, वो मैं आपको बताऊंगा। सी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, यहां सी और मी अलग अलग है। सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, तो सी ही मेरा फ्रेंड है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यही चीजें यहां हो रही थी। इट वॉज वी, वो हम थे जो अरेंजमेंट्स करने के लिए जिम्मेदार थे, वो हम थे, वो हम थे। अब कहने का मतलब इतना आसान है, इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्टिव केस है, इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इतना आसान है। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं। ये भी सेम वही चीज है, इसी रूल से जुड़ा हुआ ये रूल है। अब बेसिकली ये कोई रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, अगर आप देखोगे तो पहला वाला ही क्वेश्चन है, पहला वाला ही क्वेश्चन है कि यदि दो नॉमिनेटिव केस के तो बीच तुलना, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस इज नथिंग बट द सब्जेक्टिव केस, दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, कहने का मतलब पहला वाला रूल है, बिल्कुल मत डाउट में आओ। आपने बोला ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। क्या इज एम आर वॉज वर्ब के बाद ING या V3 आई? नहीं आई। क्या आई? नहीं आई। तो तुलना हमेशा सेम केस में होगी, तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यहां भी सब्जेक्टिव केस आई है। ये तो हो गया पहले वाले रूल से मैंने इसे जोड़ दिया।
तो मैंने पहले वाले रूल से जोड़ दिया, ही इज टॉलर देन आई होगा, मी नहीं होगा। अब बेसिकली इसके आपको थोड़ा सा और दूसरे वे में समझ लो, तुलना हमेशा सेम केस में होती है। इसको रूल लिखो, रूल में लिखो बस, तुलना हमेशा सेम केस में होती है, सेम केस में होगी। ये मेरा पर्सनल रूल है, ये मैंने बनाया पर्सनल, कि मैं ऐसे बोलता हूं तुलना हमेशा सेम केस में होगी। अब ही है, देखो समझो, ये ही है, डॉलर देन से तुलना हुई, ये मी है। किस किस की तुलना हो रही है? ही की तुलना मी से हो रही है। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, इसलिए आई है, सीधी बात है। सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी। जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो, तो आप देखो तुलना हो किससे रही है, वो कौन सा केस है। अब जैसे ही इज एज टॉल एज मी, वह भी उतना ही टॉल है जितना मी, अच्छा उसकी मेरी हाइट की तुलना हो रही है, उसकी और मेरी हाइट की तुलना हो रही है। कैसे पता लगाओगे तुलना हो रही है? जब भी आपको देन दिख जाए, जब भी आपको एज एज दिख जाए, जब भी आपको सो एज दिख जाए, तो समझ जाना ये तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। जब भी आपको ये दिख जाए, समझ जाना कंपैरिजन हो रहा है। फिर से समझो, ही इज एज टॉल एज मी, वह उतना ही टॉल है जितना मैं, जितनी या की हाइट उतनी मेरी हाइट, तुलना हुई है हाइट की मेरे भाई। अब मेरी तुलना हुई किससे है? ही से हुई है, ही सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब मेरा भी सब्जेक्टिव केस आई है। स्पोकन इंग्लिश में आप इसे मी बोल सकते हो, स्पोकन में ही इज टॉलर देन मी चल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर के रूल से कोई लेना देना नहीं होता है, आगे वाले को समझ आ जाना चाहिए। अब तुम बोलने लगो पाकिस्तानियों की इंग्लिश, तो वो स्पोकन इंग्लिश में नहीं चलेगा। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है आगे वाले को समझ आ जाए बोलना क्या चाह रहे हो। वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि समझ भी नहीं आता है वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की इंग्लिश को आप स्पोकन इंग्लिश मत बोलना, ठीक है। V2 V1 V3 V4 V5 क्या होता है, मैं क्लास 1 2 में समझा चुका हूँ भाई साहब, इसलिए बोलता हूँ। एक टीचर बहुत प्लानिंग करता है आपके लिए, बहुत प्लानिंग करता है कि पहले मेरे को देखो, टीचर की प्लानिंग देखना, पहले मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ानी है, फिर बेसिक्स पढ़ाने हैं, फिर नाउन पढ़ाना है, फिर प्रोनाउन पढ़ाना है। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, वर्ब बेसिक पहले पढ़ा दूं। वो इतनी प्लानिंग करता है कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आ जाए, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट सिखा दूं, वर्ब बेसिक सिखा दूं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखा दूं। और तुम सबका गुड़ गोबर कर देते हो, पहली क्लासेस को स्किप कर देते हो, फिर बीच में सर जी ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। एक टीचर इतनी प्लानिंग आपके लिए करता है, तुम सारी प्लानिंग पे पानी फेर देते हो। तो बीच से क्लास नहीं लेनी है, आप ऐसे बीच में आके एंट्री मार दोगे, नहीं चलेगा काम। अब तक जो क्लासेस कराई है वो क्लासेस उसी सीक्वेंस में देखो, तब समझ आएगा। टीचर पागल नहीं है कि उसके मन में जो आया, आज उसने सस्ते नशे कर लिया, आज मन कर रहा है प्रोनाउन पढ़ाने लग गया, नहीं। एक लॉजिक है प्रोनाउन पढ़ाने का, पहले उसका एक लॉजिक है, पहले नाउन पहले पढ़ाने का उसका एक लॉजिक है, पहले उसने वर्ब बेसिक ही पढ़ाई है, कंप्लीट वर्ब नहीं पढ़ाई है। बहुत लॉजिक से वो पढ़ाता है ना। मैं तो बहुत प्लानिंग लॉजिक करता हूँ, इसके बाद ये अच्छा समझ आएगा, इसके बाद ये मैं लिंक कर सकता हूँ चीजों को, ऐसे सोच सोच के पढ़ाता हूँ। अब आप लोग सारा गुड़ गोबर करना चाह रहे हो, मैं क्या करूं। यू आर नॉट एज गुड एज मी, बताओ। तो यू आर नॉट, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैं, तुम्हारी तुलना मेरी तुलना, तुम्हारी तुलना मेरे से हो रही है। तुलनात के लिए एज एज आ गया, मैंने बोला एज एज आ जाए, सो एज आ जाए, देन आ जाए, मतलब तुलना हो रही है, तुलना हो रही है। फिर तो मैं रिवीजन कराने में रहता रहूंगा, फिर तो मैं रिवीजन ही कराता रहूं, सर सारा रिवीजन करा दो। भाई खुद भी कुछ करोगे नहीं करोगे?
ऐसे तो सिलेबस 1 साल में भी पूरा नहीं होगा मेरे भाई। अच्छे से समझाना, अच्छे से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस कराऊंगा वर्कशीट के थ्रू, वहां खुद ही रिवीजन हो जाएगा। आप बोलो तुलना हुई, मी नहीं आएगा, आई आएगा। क्यों? यहां पर आर वर्ब है, वर्ब से पहले यू सब्जेक्टिव केस है। तो मेरी तुलना यू से हुई है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो मेरा भी सब्जेक्टिव केस आएगा। आई नो बेटर देन हिम, मैं जानता हूं उससे अच्छा। ये क्वेश्चन ना कंट्रोवर्शियल है, ये क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। अभी आपको दूसरी बात और भी अच्छे से समझ में आएगी, ये फटाफट आप मुझे इनके आंसर्स करते चले जाओ। इनके आंसर्स फटाफट नहीं, हैव मेन वर्ब होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव लिंकिंग वर्ब नहीं होती है। हैव पोजेशन को दिखाती है। अगर मेन वर्ब है तो उसके 5 मीनिंग होते हैं, ईट, ड्रिंक, ओन, पजेस, स्पेंड टाइम। हैव के 5 मीनिंग हो गए। हैव के लिए स्पेशल क्लास लगाऊंगा आप लोगों को, एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ हैव पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद आएगा सब्जेक्टिव केस आई। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा बी। सी रन्स फास्टर देन आई, तुलना हुई है मेरी सी से। यू आर मच वेल्दियर देन, दे की तुलना वी सब्जेक्टिव केस आएगा। माई ब्रदर सब्जेक्टिव केस है, वर्क्स हार्डर देन दे डू। तुलना हमेशा सेम केस से, तुलना हमेशा सेम केस से होगी। दे कि माई, मेरे भाई की तुलना उनसे हुई है, उनकी तुलना मेरे भाई से हुई है, मेरे भाई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में उनकी तुलना हमसे हुई है। ठीक है, सेम केस में। क्या हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा? नहीं। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो जाए तो ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा। क्वेश्चन देख लो, सी सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, एक ही समझाऊंगा, दो तुम्हें खुद करने हैं। क्या है? सी है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक V5 है, वर्ब में ऐसे ही है, क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद वाला यू क्या है? आप मुझे बताओ, ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस? ये वाला यू सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस? बताओ मुझे। सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव? स्पोकन इंग्लिश में सब चल जाता है। वेल्दियर होगा, वेदर लिखा हुआ है क्या? टाइपिस्ट ने गलती करी है। वेल्दियर होगा। ठीक है, चलो बस मुझे ये बताओ, यू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है? बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिव केस। एज मच एज से तुलना हुई, अब बताओ क्या है? एज मच एज से तुलना हुई, यहां हुई तुलना। तुलना हमेशा सेम केस में, तो मी से पहले जो केस आया ऑब्जेक्टिव केस आया, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये कौन बोला सब्जेक्टिव केस है? मैना राठौर जी। मैना जी, गुड़िया आपके लिए मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है, प्लीज। आपको कसम है खुद की, आपके सबसे लाइफ के सबसे प्यारे इंसान की आपको कसम है, मीना जी, मैना, MAINA, मैना राठौर जी, आपको अपना हाथ ऐसे ढीला करना है। मैं ये सेवा आपको दे देता अगर आप ऑफलाइन पढ़ते, तो आपको ऐसे हाथ करना है और ऐसे खुद को मारना है। तेज इतना होना चाहिए कि आपके आसपास जो कोई व्यक्ति बैठा हो उसे पता लग जाना चाहिए कि आपने खुद को सेलेक्ट किया है। आपको अपनी लाइफ के सबसे प्यारे इंसान की कसम है अगर आप ऐसा नहीं करते हो। ऑफलाइन होता मैं कर लेता है काम। ऐसे हाथ लूज करना है, सीधा वाला हाथ, और ऐसे मारना है ना खुद को कि बराबर में जो कोई बैठा हो उसे आवाज जानी चाहिए इस बात की, उसे आवाज जानी चाहिए कि हाँ आपने खुद को स्लैप किया।
और अभी मेरे को मैसेज करके बताओ हाँ खुद को आपने स्लैप किया है नहीं किया है। तो यू यहाँ सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है। और तुलना हुई है वह पसंद करती है उसने, देखो ये सी है, ये सी है, ये यू है और ये मैं हूं। वह जितना तुम्हें पसंद करती उतना मुझे पसंद करती, तुलना हम दोनों में हुई है, यू और आई में तुलना हुई है। इसने तुलना जरूर करी है, तुलना उन दोनों में करी है, किस किस में करी है, तुलना करी है यू में और आई में, यू और आई में, है ना, यू और आई में तुलना हुई है। तुलना हमेशा सेम केस में होगी, सेम केस में होगी। तो मेरे भाई आपको देखना है पहला वाला केस कौन सा है, यू। अब देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस में। अंडरस्टूड? बताओ। नहीं नहीं, वो गुड़िया जिसने गलती करी है वही, अब मेरे को मैसेज करो कि हाँ सर मैंने मार लिया है थप्पड़, लेकिन अब देखो अब मैसेज नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत मैसेज, अब नहीं मैसेज आएगा। ये है लोगों का आज, ये लोगों का जो नजरिया है वो ये है। लोग आजकल इतने सामाजिक हैं कि टीचर से पनिशमेंट होने में भी इन्हें शर्म आ रही है। सर किया मैंने जैसा आपने कहा लिटरली, ठीक है, थैंक यू। आपने खुद को पनिशमेंट दिया उसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है, चलो। ही सब्जेक्ट है, एप्रिशिएटेड V2 है। मैना जी बताओ यहां पर मी सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? अब आपको पता लगेगा मैंने से क्यों करा है। देखो नॉर्मल बातें हमारे यहां रहे, यहां दिमाग में, अगर आपने कुछ स्पेशल किया, कुछ उस चीज को एम्फेसाइज कर दिया तो वो चली जाए यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में, पीछे वाले दिमाग में, यहाँ पीछे बस जाती है। यहाँ की चीजें 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन रहती है, जो चीज यहाँ चली गई वो महीनों सालों रहती है, महीनों सालों रहती है। ठीक है, तो मैं ये ऐसा इसलिए करता हूं कि ये बातें आपके यहां ना रह के यहां चले जाए। अब बाकी स्टूडेंट भी कभी नहीं भूलेंगे कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता, अब नहीं भूलेंगे। तो मैं ऐसा इसलिए करता हूं चीजें एम्फेसाइज कर सकूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड परामस्तिष्क यहां तक चीजों को पहुंचा सकूं, है ना। ही सब्जेक्ट अप्रिशिएटेड वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है। एज एज से तुलना हुई, तुलना सेम चीज में होती है, सी की जगह हर आएगा, तुलना हमेशा सेम चीज में। बताओ, अंडरस्टूड है? वेमेन। अब ये कोमल गुड़िया है कोई, अब वो बोल रही है सर जी वो सब्जेक्टिव केस है, अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। हम बॉयज, देखो किसी बॉयज ने गलत आंसर नहीं दिया, फिर आप बोलते हो सर जी आप गर्ल्स के लिए ऐसा बोलते हो, फिर आप बोलते हो सर जी आप गर्ल्स के लिए ऐसा बोलते हो। फिर मुझे वो डायलॉग याद आता है, वन ड्रंक मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन 10 वाइज वुमेन। मेरे को वो डायलॉग याद आ जाता है। लिटरली नहीं लेना है, हंसी मजाक में लेना है ना। गुड़िया अप्रिशिएटेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, और मी तो है ही ऑब्जेक्ट, मी तो है ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो जी बताओ। ठीक है, माई फादर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, V5 है, लव में एस लगाया V5 हो गया, लव मतलब प्यार करना, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, लाइक्स पसंद करना, एक्शन है ये। ठीक है, चलो। माई फादर लव्स माई ब्रदर क्या है यहां पर, बताओ, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? अब मैं बॉयज के आंसर देखूंगा, गर्ल्स ने अपनी पावर दिखा दी। अब बॉयज का आंसर चाहिए मुझे। मुझे बताओ माई ब्रदर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, नाउन सेम होती है, जैसे यू का सब्जेक्टिव केस भी वही ऑब्जेक्टिव केस भी वही, ऐसे ही नाउन सेम केस में होता है।
भाई स्पेशल का ही तो देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव केस है सब बता रहे हैं नहीं, जो अलग बताएगा उसी पे तो नजर जाएगी ना। समझा करो आप। बताओ भाई बॉयज, ऑब्जेक्टिव केस है, कोई भी ऐतराज किसी को हो, देखो किसी लड़के ने गलत नहीं की, सब लड़कों ने सही बताया। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब मोर देन से होगी तुलना, हुई या नहीं हुई? तुलना ऐसे ही लिखा जावे है ना, मोर देन से होगी तुलना। अब मैंने बोला जिससे भी तुलना होगी वो सेम केस में होगी, मेरे भाई की तुलना मेरे से हो रही है, मेरा भाई ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैं भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मेरे पापा मोसू ज्यादा मेरे भाई ये प्यार करें, ये इसका हिंदी मीनिंग है। माई फादर लव्स माई ब्रदर मोर देन मी। माई फादर, मेरे पापा प्यार करते हैं मेरे भाई को मेरे से ज्यादा, मेरे से ज्यादा। अंडरस्टूड? बात समझन में आई? अब मुझे ये बताओ, ये दो रूल आपको समझ में आए कि जब तुलना सब्जेक्टिव केस की, देखो अब देखो वापस से मैं रूल बता रहा हूं आपको, अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देखो आपने बोला टॉलर देन से तुलना हुई, तो बाद में है ऑब्जेक्टिव केस, पहले ढूंढो पहले क्या है, आप बोलो जी सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस। एज अ टॉल एज से तुलना हुई, तुलना हुई किससे हुई? पहले वाला केस देखो, मी से पहले कौन सा आया? ही सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से। तुलना हुई है, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, तुलना हुई है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पहले वाला देखना है, पहला सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस। ठीक है? और यहां आपको कैसे देखना है? यहां आपको देखना है तुलना हुई है, तुलना हुई है, यहां हो गई तुलना, कंपैरिजन हुआ है। अब पहले वाला केस देखो, पहले कौन सा केस आया? यू आया है, लेकिन यू वर्ब के बाद आया, इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस। आपने बोला एज मच एज कंपैरिजन तो हुआ है, अब आप देखो पहले कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। आप बोलोगे जी मोर देन कंपैरिजन तो हुआ है, आप देखो पहला कौन सा केस है? माई ब्रदर तो सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन इधर से पढ़ा। लव्स वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। समझ आया? कहो हाँ। बताओ। हम अब कि हाँ सर हम समझ गए। हमें देखना है जहां तुलना हुई है तो उससे पहले वाला प्रोनाउन कौन सा है। बताओ। कहो हाँ। दोनों केस एक साथ आए हैं देखो सी सब्जेक्टिव केस भी आया है, ऑब्जेक्टिव केस भी आया, आए हैं दोनों के साथ। कौन बोल रहा है दोनों के साथ नहीं है? दोनों के साथ आए हैं। यहाँ सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट। आपको देखना है पहले कौन सा आया, तुलना इन दोनों, बस आपको उससे पहले वाला केस देख लेना है, पहले वाला केस देख लेना है, तुलना किससे की जा रही। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लास वन में मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिंट दे दी थी, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको इसके बारे में दिया था। आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई भी, ये होते हैं स्पीकर। यू होता है सेकंड पर्सन, मतलब कि जिससे बारे में जिससे हम बोलते हैं, टू वोम वी स्पीक, ये होते हैं ऑल अदर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना? ये सुना है आपने? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हिंदी में संस्कृत में आपने पढ़े होंगे, वहां मुझे पता नहीं, इंग्लिश में ठीक है। अब देखो, अब एक सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। मैं विपिन आपको पढ़ा रहा हूं, हालांकि सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, सारे नाउन, लेकिन जो यहां मान के चलो, ये जो यहां पे ये जो ऐसे बना हुआ है ना करली वालों से, ये जो व्यक्ति यहां बराबर करूं दोनों हाथ अपने, ठीक है, थोड़ी सी लेग पीस कमजोर हो रहे हैं, थोड़ी ताकत वाकत से दिखानी है। ये व्यक्ति जो आपको पढ़ा रहा है ये मैं हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं।
ही सी इट दे सारे सब थर्ड पर्सन है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, दुनियादारी थर्ड पर्सन है। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने समझाया, मैं फर्स्ट पर्सन। मैंने तुमसे बोला, मैंने सैनी सिंह से बोला, शाह विकास से बोला, सुजीत कुमार से बोला, विकास कुमार से बोला, अंकित कश्यप से बोला, मेरे सामने जो जो नाम आ रहे मैंने इन सब को बोला, है ना। तो दूर असलम जी से बोला, सोहिदूर असलम जी से बोला, है ना। पूजा भोवाल जी से बोला, अजीब अजीब से सरनेम है, सर घूम जाता है इन सरनेमों को लेने में। शिव प्रताप सिंह जी से बोला, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, तुम सब सेकंड पर्सन हो। आपसे भी बोला आयुष तिवारी जी, तुम सब हो सेकंड पर्सन। अब मैंने ग्रामर के बारे में बोला, मैंने डोकरा डोकरी के बारे में बोला, मैंने समाज के बारे में बोला, मैंने नाउन प्रोनाउन के बारे में बोला, मैंने किसी भी बारे में बोला, वो सब थर्ड पर्सन है, वो सब थर्ड पर्सन है। तो जैसे मैं आपको एक केस दूं, सिनेरियो देता हूं मैं आपको। एक दुल्हन है, नई नई शादी हुई है, अपनी मम्मी से बात कर रही है। फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है, बताओ मुझे। एक लड़की अपनी शादी के बाद ससुराल से अपनी माँ से बात कर रही है, मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन कौन है, बताओ बताओ फर्स्ट पर्सन कौन, बताओ। लड़की शादी के बाद अपनी माँ से बात कर रही है, फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रही है लड़की, वो दुल्हन फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? उसकी माँ सेकंड पर्सन है जिससे वो बात कर रही है। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन हो। वह बात कर रही है, बुराई कर रही है अपने हस्बैंड की, अपनी सासू माँ की, उस पूरे घर की, फैमिली की। वो सब क्या है? वो सब थर्ड पर्सन है। उसकी इस बातों को चोरी छुपे उसकी नंद सुन रही है, उसकी सासू माँ सुन रही है। बताओ वो कौन? क्वेश्चन ये है, उनकी इन सब बातों को जो व्यक्ति चोरी छुपे सुन रहा है, वो कौन है? सब थर्ड पर्सन है। कई बार मैंने ये बात आपको क्यों बताई, कई बार बोल दिया जाता है सेकंड पर्सन लिसनर होता है, लिसनर। अब मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आप सबसे बोल रहा हूं आप सेकंड पर्सन, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब मेरे फोन से आवाज, आसपास में तुम्हारा भाई बहन मम्मी पापा दोस्त कोई भी व्यक्ति हो, वो सुन रहा है, मैं उसे नहीं सुना रहा, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन नहीं है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम सेकंड पर्सन हो। बेशक वो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है मेरे लिए। ठीक है। अब आपको ये तो होगी समझने वाली बात कि भाई समझना, समझना कैसे है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन है। अब कर लो काम की बात। काम की बात ये है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। एवरेज ड्रॉपिंग बोल सकते हो। वो तो अच्छे अच्छे वोकैब याद है जी, भोवाल जी बढ़िया। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। अब केस ये बनता है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो पहले कौन सा रखूं। अब दो सिनेरियो बनेंगे। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा? नो सर, शायरी सुना दीजिए। अभी निकल आओ इन चीजों से बाहर। ये पता है शायरी का अंदर से कीड़ा क्यों जागा है आपके अंदर? क्योंकि आप अभी उस दौर में हो, हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं। हम उस दौर से बाहर आ चुके, हम उसी निब्बी निब्बा वाला जो प्यार सीन है उससे बाहर आ चुके हैं, है ना। तो उसी टाइम पे लोग शायरी की डिमांड करते हैं। देखो, या तो टूटा हुआ आशिक शायरी की डिमांड करेगा, या निब्बी निब्बा वाला आशिक शायरी की डिमांड करेगा, है ना। चलो, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में दो तीन एक होगा। दो का मतलब है सेकंड पर्सन,
3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। नॉर्मली ये सब चलता है। आपने बोला आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, गोइंग टू द मार्केट। मार्केट जा रहे हैं, नॉर्मल बात है। अच्छा सुनाई दे, तो ये आपके लिए शायरी स्पेशल, क्योंकि आप उस दौर में हो, मुझे ये समझ आ रहा है। शायरी मुझे बहुत पसंद है कि ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े गहरे निशान देते हैं। ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े गहरे निशान देते हैं, आज पर ध्यान नहीं देते, बहके बहके बयान देते हैं। और उन्हें हमें भूले मुद्दत हुई, उन्हें हमें भूले मुद्दत हुई, और हम आज भी उन पर जान देते हैं। ठीक है। आई यू, आई एंड यू आर गोइंग टू द मार्केट, ये तो एक दो हो गया। मैंने बोला सीक्वेंस होता है 2 3 1। अब सेंटेंस में 3 तो है नहीं, तो 2 3 1 सीक्वेंस होता है, 3 नहीं है तो 2 1 तो चलेगा। तो आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई होगा। आर गोइंग टू द मार्केट। बात समझन में आई या नहीं आई? बताओ मेरे भाई, समझे या नहीं समझे? बताओ। बताओ। अब यहां ध्यान दे लो भाई, यहां ध्यान दे लो। आई फर्स्ट पर्सन, सी थर्ड पर्सन, वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा गए, नॉर्मल सी बात है ये तो भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैंने बोला नॉर्मल केस में होता है 2 3 1। अब सेंटेंस में 2 तो नहीं है, तो 3 1 तो होगा ना, सी एंड आई तो होगा ना, सी एंड आई तो होगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ मुझे। जी, लव यू टू जी, लव यू टू डियर। बताओ, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बताओ। यार देखो, 1.5 घंटे की क्लास अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे तो बोरियत हो जाएगी बहुत, इसलिए हंसते बोलते पढ़ो। देखो, दुखी आत्मा हमारे सामने है। इन बॉयज का जितना बड़ा दुख दर्द दिल टूटने का होता है ना, उतना ही बड़ा दुख दर्द बाल टूटने का भी होता है। लोग बाल, डिप्रेशन में जा रहे हैं बॉयज। लड़कियों के लिए पिंपल्स और बॉयज के लिए बाल बहुत जरूरी है मेरे भाई। सर के बाल इन बॉयज की इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है ना। मैंने बोला ना, इस चीज को कभी सोचना, दुनिया का सबसे लकी इंसान, करियर सेट हो, सर के बाल बचे हुए हो, दुनिया का सबसे अनलकी इंसान। करियर सेट नहीं है, सर के बाल भी नहीं बचे हैं, है ना? ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, विल कंप्लीट द होम, कंप्लीट द होमवर्क। मॉडल के बाद हमेशा वी1। बताओ, विल कंप्लीट द होमवर्क। अब मेरे भाई केस लगा हुआ है 1 3 का ना, केस लगेगा 2 3 1 का। 2 3 1, 2 तो है नहीं तो 3 1 लगेगा। पहले दे आएगा फिर आई आएगा। सिंपल सा रूल था, समझ गए होगे? समझे कि नहीं हो समझे? नहीं, अब आप, आपने सीखा कितना, हमने पढ़ा कितना ये मैटर नहीं करता है, हमने सीखा कितना ये मैटर करता है। तो या तो आप मेरे से ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ लो, मैं आऊं रूल बताऊं चला जाऊं, या चाह लो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूं जिससे आपको रूल रटना ना पड़े, समझ आ जाए। ठीक है। मैं चाहता हूं बॉयज सिलेक्शन लेके बाद में मुझे बताए, सर देखो मैं वो लकी हूं, मैंने जॉब भी ले ली, सर के बाल भी बचा लिए अपने, है ना? हाँ जी, बता। He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help. यू आई बाद में देखते हैं, shall मॉडल, मॉडल चाहिए V1, उसके बाद एवरीथिंग उसका ऑब्जेक्ट है, एंड shall not मॉडल को चाहिए V1, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। धीरे धीरे सीखोगे। फॉर प्रेपो हेल्प यहां पर नाउन है, नाउन है। अब ही है थर्ड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड। मैंने बोला केस लगेगा 2 3 1 का, यहां लगा हुआ है 3 2 1 का, गलत है।
तो सबसे पहले आएगा यू, फिर आएगा ही, एंड आई होगा। मेरे बात समझन में आई या नहीं आई? समझे या नहीं समझे? बताओ। आगे बढ़ूं? अच्छा, नो एरर लग रहा था। नो एरर वाला कौन था? विमल कुमार जी, थोड़ा थोड़ा सा पान को साइड में थूक के फिर से देखो, फिर देखो। कोर्स को 1 महीने 1.5 महीने पहले करा दो। एक भाई बोल रहा है सर प्लीज आप कोर्स को 1 से 1.5 महीने में करा दो। भाई मेरे पास बाबा की कोई बूटी नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं और 1-1.5 महीने में कोर्स हो जाए। मैं चाहता हूँ कोर्स बढ़िया से हो, आपके लिए यादगार कोर्स बने। ये आपके लिए यादगार कोर्स बने तो आप अच्छे से मतलब रूल आपको रटने ना पड़े, इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिस से सीख जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। आई एन ई, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। मैंने बोला 2 3 1 होता है तो 3 के बाद एक आएगा, ही एंड आई होगा। आई एन राजू, आई फर्स्ट पर्सन है, राजू थर्ड पर्सन। मैंने बोला सारी नाउन थर्ड पर्सन, सारी नाउन थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, राजू थर्ड पर्सन। केस लगेगा 2 3 1 का, तो 3 के बाद एक आएगा, पहले राजू आएगा फिर आई आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, अब केस है दूसरा। अगर सेंटेंस में एक्सेप्ट की जाए कोई मिस्टेक, किसी गिल्ट को, अगर गलती मानोगे तो मार लगेगी 1 2 3 के क्रम में, केस लगेगा 123। नॉर्मली 231 का केस लगता है और गलती करने पर 123 का केस लगता है। गलती करने पर कौन सा केस लगेगा? गलती करने पर 1 2 3 का केस लगेगा। मार लाइन में लगा के लगाऊंगा तुम्हें मैं। अगर पेपर में यहां से आए हुए क्वेश्चन गलत करके आए तो भाई साहब लाइन लगा के मार लगाऊंगा तुम्हें मैं। हमारे टीचर ने हमें बहुत मार लगाई थी ऐसे। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन हैव कमिटेड अ क्राइम। बिल्कुल ठीक है, एक क्राइम को कमिट किया है, गलती कर दी उन्होंने, माना है, बिल्कुल ठीक है। आई यू एन ही, 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे भाई। 3 2 1, हमने एक ब्लंडर कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई साहब। 3 2 1 नहीं होगा, 1 2 3 1 होगा। आई होगा, यू होगा, एंड ही होगा। आई यू एंड ही होगा। ठीक है मेरे भाई, आई यू एंड ही होगा। जितना आज पढ़ाया उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उन्हें कर लेना। ठीक है। ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन हैव डन दिस मिस्चीफ। हमने ये शरारत की है, मान रहे हो, गलती मान रहे हो। मिस्चीफ, ब्लंडर, क्राइम, पता लग रहा है तुमने कुछ गलत किया है, तुम्हें उसे मान रहे हो। जब भी ऐसा होगा मार लगेगी 1 2 3 के क्रम में, एक नहीं है तो 2 3 के क्रम में लगेगी। यू एंड ही होगा, हैव डन दिस मिस्चीफ। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? नॉर्मली 2 3 1, और अगर गलती हो 1 2 3। लेकिन बट, किंतु, परंतु, अगर प्रोनाउन है प्लूरल, तीनों, चाहे कैसा भी केस हो, मेरे साथ 11 बार बोलो। अगर सेंटेंस में वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वी भी प्लूरल, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल, आपको देखना ही नहीं है, चाहे सेंटेंस में गलती हो या ना हो। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल आते हैं तो तीनों इसी सीक्वेंस में होंगे, 1 2 3 के में। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल है, गलती हो या नहीं हो, 1 2 3 का केस लगेगा। बस मेरे साथ 11 बार बोलो, वी यू दे, 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 वी यू दे। हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन लेकर आओगे तो करने, पूरा करने लायक प्रॉमिस होगा, जरूर पूरा करेंगे। बताओ। वॉच वॉच हम पहनते नहीं है इसलिए। बोलो तुम। वी उदय, वी उदय। आजकल चलन चल रहा है कि सर मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा, अपनी वॉच मुझे गिफ्ट करना। फिर वो टीचर वॉच गिफ्ट करेगा, फिर वो रील बनेगी, रील डल के वायरल होगी। मुझे थोड़ा वायरल होने का शौक नहीं है। मुझे लगता है चीजें नेचुरली जो हो ठीक है। मैं
मतलब मेरे को ना शॉर्टकट नहीं लेना है वायरल होने के लिए। वो जो कर रहे हैं गलत नहीं है बिल्कुल भी, सबका अपना अपना तरीका है आगे बढ़ने का। मेरा तरीका ये है, मैं वॉच तो पहनता नहीं भाई, अब बताओ तुम। बताओ। वी यू दे हमेशा सेम केस रहेगा, हमेशा सेम केस रहेगा। शर्मा जी लव यू टू। आपका चश्मा ले लेना, बहुत महंगा नहीं है, 2,500-3,000 रुपए का ले लेना। वी यू दे। ठीक है। आप हमसे हमारा आशीर्वाद मांगिए। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। आप बोलोगे सर जी दे वी यू नहीं हो सकता, अगर मुझे वी यू दे तीनों दिख जाए ऑप्शन में तो मेरे को सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है आगे कि गलती हुई है नहीं हुई है। वी यू दे ही रहेंगे चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे गलती हुई हो या ना हुई हो। वी कॉमा यू एंड दे, वी कॉमा यू एंड दे। समझे मेरे भाई। और ये केस सिर्फ सब्जेक्ट इधर नहीं लगेगा, ये केस अगर दो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन के आए तब भी लगेगा, तब भी लगेगा। ठीक है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट इन्हें करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ है। करो भाई इन्हें। बिल्कुल। हाँ। मैं अभी 5 मिनट दूंगा, 8:30 के बाद आपको 5 मिनट दूंगा आपकी बाकी की बातें, बुक की, टेलीग्राम की, प्रैक्टिस की, वो सब बातें करने के लिए। बोलोगे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वी यू दे, अगर किसी सेंटेंस में वी यू दे हो तो वो तो वी यू दे ही रहेंगे। अगर तीनों प्लूरल नहीं है तो हमें देखना है। आप बोलोगे यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, रहेगा वी यू दे ही। ठीक है, प्लूरल में तो यही रहते हैं। राम यू एंड आई, आप बोलो सारे नाउन थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। सीरियस मिस्टेक हुई है, मार लगेगी 1 2 3 के क्रम में, तो सबसे पहले आएगा आई, फिर आएगा यू, एंड राम होगा। आई यू एंड राम। लॉस इनसिक्योर्ड बाय द कंपनी, आप रिस्पॉन्सिबल हो लॉस के लिए, आप एडमिट कर रहे हो अपनी गलती को। गलती एडमिट कर रहे हो तो 1 2 3 के क्रम में मार लगेगी, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वन नहीं, सबसे पहले आई कॉमा यू एंड ही, आई कॉमा यू एंड ही। ठीक है, चलो ओके। तो ये हमारे रूल थे, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी साथी, मैं अब और नहीं पढ़ा रहा हूं, जो भी साथी जाना चाहता है जा सकता है। मैं यहां से अब आगे क्वेश्चन लूंगा उन साथियों का जिनको यहां से अलग कुछ पूछना है। कोई दिक्कत नहीं है विकास कुमार, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए आपके घर की बनी हुई मिठाई, बस। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब आप मुझे पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। सर टेलीग्राम पे नहीं आ रहा, टेलीग्राम आप जैसे ही डालोगे, देखो टेलीग्राम ये डालना है आपको, आपके पास मेरा इंस्टा अकाउंट भी है तो आप वहां मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डायरेक्ट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाई, स्पेस नहीं है, विपिन भाटी सर, कोष्टक में RW। ऐसे आपको 7 8 चैनल मिलेंगे, जिस चैनल पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मतलब मेंबर्स हैं, वो चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर,
ई कैपिटल, बी कैपिटल, वी, बी, एस, स्पेस नहीं है बीच में, सब मिला के हैं। जो मैंने आज क्वेश्चन, जितना मैंने आज पढ़ाया, इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए शाम 4 बजे देता हूं। 4 PM पर ही आपको मिलेंगे, आज शाम को 4 बजे। पर डे शाम 4 बजे आपको जितना पढ़ाया उतने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलो और पूछो। इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है, अभी लेट डाउन मत करो, धीरे धीरे आने लगेगी। बताओ। आज का कुछ समझ नहीं आया, दोबारा क्लास देख लो, और क्या बोलूं। आशीर्वाद तो अभी से ही है, बिल्कुल। बुक 9 दिन हो गए नहीं आई है बुक, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बुक सबकी आएगी, नहीं आई है। अगर 9 10 10 दिन से ज्यादा हो गए, मुझे डीएम कर दो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कहीं भी। हाँ, राजू सैनी जी, हाँ इतने ही है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे? अगर आप एसएससी के एग्जाम्स देने के लिए बहुत सीरियस हो, तो आपको आज से ही 3 घंटे मैथ्स और 3 घंटे रीजनिंग को देना चाहिए, इंग्लिश को, और 1 घंटा देना चाहिए रीजनिंग को। 7 घंटे मिनिमम इन 3 सब्जेक्ट को देके बाकी टाइम जीएस को दो, बाकी टाइम जीएस को, जब तक मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। बाकी टाइम जीएस को उतना देना जितना दे सकते हो। मिनिमम 3 आवर मैथ को देने ही देने हैं, मिनिमम 3 आवर आपको इंग्लिश को देने ही देने हैं। हाँ, फाउंडेशन वैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे, दोनों के लिए है। ऐप पे क्विज कराने का मेरा डिसीजन नहीं, आप मुझे भी समझो। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस मंथ में स्टार्ट होंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, फिर वो शुरू होंगे। मान के चलिए चलिए शायद मार्च में शुरू हो, मार्च में हो जाएंगे शुरू। और बताइए। बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, ऐप में डालने की मेरी अथॉरिटी नहीं है। आप समझा करो दूसरे टीचर की अथॉरिटीज क्या क्या है। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे बुक की पीडीएफ को वहां डाल दीजिए, ये लगेगा पता नहीं इसको अपना लालच है कुछ, ये अपनी बुक के लिए वो कर रहा है। तो मैं अपने फ्री मत लो आप बुक, फ्री पीडीएफ मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, 2 बार डाली हुई है, तो मैं अपने एरिया में खुल के काम कर सकता हूँ। और बताओ। वोकैब बुक मेरी अभी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही। इंग्लिश वीक है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में पढ़ते चलो। हाँ, सारे पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते ही फिर मैं हर संडे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने लगूंगा। बताओ। 100% सफिशियंट है। और बताओ। विड्रॉ कैंसिल दोनों अलग अलग है। वोकैब बिल्कुल कराऊंगा मैं, 1 अप्रैल से वोकैब शुरू करूंगा आपके लिए, 1 अप्रैल से वोकैब शुरू करूंगा आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो। बुक आ गई है, कैसी लगी बुक जरूर बताना, क्लियर है? और कोई डाउट है तो बता दीजिए। भाई ऐप पर बुक, सॉरी मेरी, कितनी बार बोलूं, मेरी अथॉरिटी नहीं है। बताओ पारो जी, सिस्टर आप बताइए, गुड़ी आप बताइए, आप जेन्युइन डाउट पूछते हो, रह जाते होंगे, कोई बात नहीं, बताइए। ट्राई करूं, जिस सीक्वेंस में टीचर पढ़ा रहा है उस सीक्वेंस में तैयारी करो। बताओ। नाउन प्रैक्टिस में आज डलवा दूंगा। वर्मा जी थैंक यू। टेलीग्राम चला लो, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप चला लोगे आप, टेलीग्राम नहीं चलाओगे। टेलीग्राम बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ और ये सब आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। टेलीग्राम कोई गलत चीज नहीं है। अपना अकाउंट प्राइवेट रखो, अपना मोबाइल नंबर वो सब चीजें हिडन रखो, चलाओ टेलीग्राम, क्या दिक्कत है? वैसे प्रॉब्लम है, भाई के नाम से, मेल नाम से आईडी बना लो। बताओ। रिवीजन बुक से करो, बुक आपके हाथ में होगी, फिर मैंने पढ़ाया रिवीजन करने में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये बुक तो बनी ही इसलिए है।
वो बनी इसलिए है, बताओ। ठीक है, तुम्हारे जो जेन्युइन डाउट थे वो मैंने ले लिए हैं 4 से 5 मिनट में। ठीक है, ओके। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। तो कल तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।